evaluating root, you have to take the function equal to 0. That means के f of x को आप जो है वो 0 के इक्वल ले लेंगे. इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 ये आपके पास आ जाएगा. सर स्क्रीन शेयर जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर. ओहो, आप लोगों से वो शेयर हुआ है ना, व्हाइट बोर्ड शेयर हुआ है. चलें ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ. ओके, सो अगर एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 ये आपके पास क्वेश्चन है. 0 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें रूट को इवेल्युएट करना है. ठीक है, रूट इवेल्युएट करने के लिए हम हमेशा फंक्शन को इक्वल टू 0 ले लिया करते हैं. नाउ देयर इज टू रीअरेंजमेंट पॉसिबल फॉर दिस फंक्शन. द फर्स्ट वन इज के इफ यू इवेल्युएट x बाय दिस. ठीक है, इस टर्म से अगर आप x को इवेल्युएट करें, यानी ये जो मैंने सर्किल किया है ब्लू से, इससे आप इवेल्युएट करें, तो देखें इस x को इवेल्युएट करने के लिए आप जो माइनस एक्स है उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड. तो ln आप जब अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर, तो यहाँ ln और एक्सपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सिर्फ होगा ln x. अब ये जो माइनस है, ये माइनस राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, तो आपके पास ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस ln x. नाउ दिस माइनस ln x, ये x इक्वल टू माइनस ln x, ये वो चीज है कि x इक्वल टू g ऑफ x वाला काम आपने यहाँ पे कर लिया. ठीक है. अच्छा, दूसरी रीअरेंजमेंट जो पॉसिबल है वो ये कि आप x को यहाँ से इवेल्युएट करें, जो मैंने ग्रीन से सर्किल किया है. जब आप x को यहाँ से इवेल्युएट करेंगे, ये सिंपल है कि आप खाली इस x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, तो आपके पास बन जाएगा x इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स. There is only two rearrangement possible for this function, जो कि हमने यहाँ कर ली. First rearrangement is x equal to minus ln x and the second rearrangement is x equal to exponent of minus x. अच्छा, जैसे आम तौर पे दूसरी rearrangement के लिए ये बात हम वैसे तो इतनी श्योरिटी से नहीं कह सकते जब तक हम चेक ना कर लें कि कौन सी rearrangement कन्वर्ज करेगी, कौन सी rearrangement डाइवर्ज होगी. लेकिन इन दो रीअरेंजमेंट में से मैं एक रीअरेंजमेंट के हवाले से हमेशा मैं कह सकता हूँ, आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि ये डाइवर्ज हो जाएगी. रीजन क्या है? आप अगर इस रीअरेंजमेंट को गौर से देखें कि x इक्वल टू माइनस ln x, ये वाली रीअरेंजमेंट, इसमें फर्स्ट वैल्यू कुछ भी आए, x की वैल्यू में कुछ भी स्टार्ट करूं, तो फर्स्ट करें मैंने 2 से स्टार्ट किया, x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे x0 ले लिया मैंने 2 के इक्वल, तो होगा क्या कि फर्स्ट वैल्यू आएगी आपकी माइनस ln2 1.4 समथिंग कुछ होता है. ठीक है, अगर जो भी होता है, मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि माइनस 1.4 समथिंग ये वैल्यू आ गई. अब करेंगे क्या? आप x2 इवेल्युएट करने के लिए आप उसमें माइनस ln ऑफ x1 रखेंगे, यानी माइनस 1.4 रखेंगे. अब माइनस की वैल्यू ln के अंदर, ln में नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब अब ln जो है वो आपको एरर दे देगा, यानी हर नेक्स्ट वैल्यू पर ही ये एरर दे दिया करेगा आपको. अगर आप x की वैल्यू कुछ भी सिलेक्ट कर लें, ये लाजमी एरर देगा, और यही सिचुएशन है कि आप कहेंगे इसे कि डाइवर्ज हो गया. ठीक है, जबकि ये जो रीअरेंजमेंट है इसके हवाले से फिलहाल हमारे पास अभी कोई श्योरिटी नहीं है. मे बी दिस रीअरेंजमेंट विल कन्वर्ज और मे बी दिस विल डाइवर्ज. इस रीअरेंजमेंट के हवाले से हमारे पास श्योरिटी थी कि हाँ ये तो डाइवर्ज होगी, तो ये रीअरेंजमेंट तो सिलेक्ट करेंगे ही नहीं. अब आ जाए इस रीअरेंजमेंट के ऊपर. अच्छा, अब तो एक तो है कन्वर्जेंस क्राइटेरिया की चेकिंग करना, यानी चेकिंग ऑफ कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, दैट इज ऑप्शनल. ठीक है ना, यहाँ मैंने बता भी दिया था कि कन्वर्जेंस जो है वो आपके पास ऑप्शनल है. ये जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ ये आप चाहें तो करें और चाहें तो ना करें, आपकी मर्जी है ये. ठीक, तो ऑप्शनल के रिस्पेक्ट से कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ये था कि अगर g ऑफ x आपके पास गिवन है, जैसे कि आपने इवेल्युएट कर लिया g ऑफ x है एक्सपोनेंट ऑफ माइनस x. ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि डेरिवेटिव इवेल्युएट करें इस g ऑफ x का. डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास माइनस टाइम्स एक्सपोनेंट ऑफ माइनस x, ये डेरिवेटिव आ गया, सिंपल. अब आप क्या करें कि कोई एक वैल्यू डिसाइड करें, कोई एक इनिशियल वैल्यू डिसाइड करें कि हम अपनी वर्किंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, लेट सपोज कि आप कहते हैं लेट x0 इक्वल टू 0.5, मैं 0.5 से स्टार्ट करना चाहता हूँ. आप कहें 0.5 नहीं 3, आपकी मर्जी है, आप किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं इसे. द रीजन इज के ये ओपन ब्रैकेट मेथड है. ओपन ब्रैकेट मेथड कैन बी स्टार्ट एज यू वांट.
ठीक है, वेयर एवर यू वांट, जहां से आप चाहे स्टार्ट करें, जैसे चाहे आप जो चाहे वैल्यू लें, नेगेटिव में लें, पॉजिटिव में लें, ओपन ब्रैकेट मेथड है, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा एक्स नॉट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक्स नॉट से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि अब मैं डेरिवेटिव में 0.5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स एब्सोल्यूट के अंदर चेक करेंगे हम इसे, एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ऑफ 0.5। तो जरा चेक करें वैल्यू क्या आ रही है कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर होपफुली सबके पास होगा। एक्सपोनेंट ऑफ माइनस 0.5 का चेक कर लें, क्योंकि ये वाला जो माइनस है ये तो एब्सोल्यूट की वजह से खत्म हो जाएगा। ये जो माइनस यहाँ पर है, ये माइनस तो एब्सोल्यूट की वजह से खत्म हो जाएगा। ये बेसिकली सिर्फ रह जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ माइनस 0.5। कैसे इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आ सकती है, अभी एब्सोल्यूट को बरकरार रखें। पॉइंट पॉजिटिव है सर, 0.6065, दैट इज लेस देन 1। अच्छा, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चेक नहीं करना, इसमें क्राइटेरिया ये था कि योर जी डैश ऑफ एक्स एट सम वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए मस्ट बी लेस देन 1। ठीक है ना, ये क्राइटेरिया था आपके पास कि वो लेस देन 1 होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट के अंदर भी 0.6065 इज लेस देन 1। दैट मींस इफ वी स्टार्ट with this series, yani if we take this rearrangement and start with our x naught equal to 0.5, this will converge to the next value only. Remember that. Why I am saying this this step is optional, because this step is only evaluate or tells you के the next value will converge, next value converge होगी। इस स्टेप से सिर्फ ये पता लग रहा है, उसके बाद क्या कन्वर्जेंस होगी नहीं होगी ये नहीं पता लग रहा। जबकि आपके क्लोज ब्रैकेट मेथड के अंदर क्या सिचुएशन थी, क्या आप हमेशा कहते थे कि ये कन्वर्ज होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो है वो रूट लाई कर रहा होता है हमेशा। ठीक है ना, वहां पे जो है वो कन्वर्जेंस श्योरिटी थी, डेफिनेट थी वहां कन्वर्जेंस। यहाँ जो है वो कन्वर्जेंस श्योरिटी उसकी नहीं है। तो बहरहाल फिलहाल तो हमारे मुताबिक जो है वो x इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ये कन्वर्जेंस आ रही है इसकी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं आर आइटरेटिव इज बहुत ज्यादा हो गया। ये देखो, आइटरेटिव स्कीम विल बी, आइटरेटिव स्कीम में रहेगी एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स आई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आइटरेटिव स्कीम में हमने कहा था इन जनरल आइटरेटिव स्कीम होगी एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स आई इज योर ओल्ड वैल्यू, यू कैन इवेल्युएट द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ओल्ड वैल्यू ऑफ एक्स इन योर जी फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ओल्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम अपनी न्यू वैल्यू को इवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ये आइटरेटिव स्कीम है, कैलकुलेटर की वर्किंग के रिस्पेक्ट से आप समझ लें यहाँ पर कि कैलकुलेटर में हमें 0.5 से स्टार्ट करना है। आप अपने कैलकुलेटर में 0.5 लिखें और इक्वल का बटन प्रेस कर दें। इससे होगा क्या कि कैलकुलेटर ANS एक स्ट्रिंग है जिसे हम आंसर रीड करते हैं, कैलकुलेटर के लिए तो स्ट्रिंग है ना, ANS के अंदर ये स्टोर कर लेगा ये 0.5 है। आपको सिर्फ क्या करना है, 0.5 लिखकर इक्वल का बटन प्रेस करना। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 0.5 सेट हो गई। अब आप कैलकुलेटर में लिखें एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आंसर, क्योंकि हमें xi रखना है और xi की वैल्यू इनिशियली 0.5 है। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आंसर, फिलहाल ये रखकर अभी कुछ ना करें, इक्वल का बटन वगैरह मत प्रेस कीजिएगा, अगर कर दिया तो भी कोई मसला नहीं है, फिलहाल रोक लें। बात यह है कि हमें जो टेबल बनाना है उसकी वर्किंग समझ लें कि i इज फॉर नंबर ऑफ द आइटरेशन एंड xi प्लस 1 इज फॉर द न्यू वैल्यू ऑफ द x। हम यहाँ पे ओल्ड वैल्यू को कोई ज्यादा क्योंकि यूज नहीं कर रहे हैं, बार बार लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक चीज का एडिशन मैंने किया था यहाँ पर कॉलम एक रॉ का, कि अगर हम i की वैल्यू -1 रखें तो -1 पे होगा क्या, ये बन जाएगा x -1 प्लस 1 x0, यानी यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी x0 की, और x0 हमने क्या सेट किया हुआ है 0.5। ठीक है, यानी हमारी आइटरेशन जो है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारी जो है वो असल में ये स्टार्ट है। ये जो x नॉट है ये असल में आपके पास ये तो इनिशियल गैस है। ठीक है, अब क्या करें, आप इक्वल का बटन प्रेस कर दें कैलकुलेटर में, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आंसर आपने जो है वो ये सेट किया हुआ है कैलकुलेटर में, आप इस पोजीशन पर जो है वो इक्वल का बटन
प्रेस कर दें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। पॉइंट आगे बताएं, 4 डेसिमल प्लेस तक बताएं। 6065, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई इनिशियली। अब बताएं आंसर स्ट्रिंग जो ANS था उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब ये 0.6065 स्टोर हो चुकी है, ठीक है। तो अब अगर आपने दोबारा खाली इक्वल का बटन प्रेस किया तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इसमें ना कोई पॉजिटिव चेक करने का मामला, ना नेगेटिव चेक करने का मामला, ना ही अप एरो की यूज करते हुए प्रीवियस फंक्शन तक जाने का मामला। आप इक्वल प्रेस करेंगे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। बताएं क्या आ रही है। 5452 है, ये क्या उम्मत में इख्तलाफ। चेक कर ले भाई, आप नेक्स्ट वैल्यू बता दें। नेक्स्ट वैल्यू भी गलत बता रहे हैं, मेरी बता रहे हैं। देख लें 0.5452 है, ठीक है जी। नहीं कुछ नहीं, फिक्स तो हमने कर दिया ना। ओके नेक्स्ट क्या है, फिक्स हमने एक्स को किया हुआ है बेसिकली, ठीक है ना। इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन अभी मैंने नहीं बताई है, वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को जी। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 5797, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू पॉइंट के अंदर जी, नेक्स्ट वैल्यू 0.5601 जी। नेक्स्ट वैल्यू इक्वल बटन प्रेस करना है, खाली आंसर आते जाएंगे। 5712 नेक्स्ट वैल्यू बताएं। 5649 ये वैल्यू चेक कर ली, सही आ रही। अगर आ रही है तो कोई मसला नहीं है। 5648 कहां पर है। अच्छा ये ध्यान में रखिए, देखें आप लोगों के आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। रीजन इसके अगर आपने कैलकुलेटर को सेम डेसिमल प्लेस पे फिक्स नहीं किया हुआ। अभी मैंने इस क्वेश्चन के लिए क्राइटेरिया नहीं बताया क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्शन के रिस्पेक्ट से, तो इसीलिए वही क्राइटेरिया अभी समझें कि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस ही करेक्ट करने। तो अपने कैलकुलेटर को 4 पे फिक्स कर लें जब आप सबकी वैल्यूज जो सेम आएंगी, अदरवाइज आप सबकी वैल्यूज डिफरेंट आती रहेंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, मैं यहां बना रहा हूं टेबल 0.5684 जी। नेक्स्ट 664 जी। नेक्स्ट 0.5676 नेक्स्ट 669 जी। नेक्स्ट ये थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती हुई नजर आ रही है वैसे, लेकिन खैर चलें। 0.567073 जी। 11.5671 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 डेसिमल प्लेसेस जो है वो आपके वो करेक्ट हो चुके हैं। 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर जो है वो आपका सेम आ चुका है। आप ये डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ पे कि द रूट वैल्यू ऑफ रूट इज 0.567 that is correct up to 3 decimal place. Remember that point कि आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि आपकी जो डेसिमल प्लेसेस हैं, ये आंसर जो भी आ रहा है ये कितने डेसिमल प्लेस तक करेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ये मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज ये पता नहीं लगेगा करेक्ट है तो कितना करेक्ट है, इसका एरर क्या है वगैरह वगैरह। अच्छा फर्स्ट करें, अभी हमने 0.5 से स्टार्ट किया है, हम कोई और वैल्यू से स्टार्ट करें, कोई भी बता दें एक वैल्यू, आप बता दें कहां से स्टार्ट किया जाए। 65 x नॉट इक्वल टू 65, ठीक है। काम क्या करेंगे आप कैलकुलेटर के अंदर 65 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, इसका मतलब ANS वाले ऑप्शन में आपके आंसर वाले ऑप्शन के अंदर 65 वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने अपने वही चीज के एक टेबल बनाएंगे i और xi प्लस 1 का। i की वैल्यू -1 पर क्योंकि x नॉट होती है, 65 से आप स्टार्ट करें। दिस इज द वैल्यू ऑफ x नॉट, दैट इज एन इनिशियल गेस। आवर आइट्रेशन स्टार्ट विद दिस वैल्यू, ठीक है ना, 0 से हमारी आइट्रेशन स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या करें, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आंसर वाले उसके अंदर जाकर खाली इक्वल का बटन प्रेस कर दिया। तो ये लिख लें दोबारा से, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आंसर और इक्वल का बटन प्रेस करें जी। बताएं पहली वैल्यू क्या आ रही है 0.00 सारे 0। अच्छा इसका मतलब ये है कि यहाँ ना डेसिमल प्लेस काफी बाद में आ रहा होगा,
फिलहाल मैं कह रहा हूँ आप लोग अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लें 9 तक ही, हाँ 9 तक फिक्स कर लें। अब बता दें उसके बाद दोबारा से करना होगा आपको, 65 स्टोर करना होगा आंसर के अंदर और एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आंसर दोबारा इवैल्यूएट करें। अभी 0 आ रहा है, फिक्स हटा दें। 0 0 आ रहा है, फिक्स हटा दें, फिक्स ही हटा दें ताकि साइंटिफिक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिक्स हटा दें, हटाने का मतलब रीसेट कर लें, आप कैलकुलेटर को रीसेट कर लें। रीसेट करना आता है? शिफ्ट का बटन प्रेस करें और 3 के ऊपर देखें रीसेट लिखा हुआ है या क्लियर ऑल लिखा हुआ होगा जी। क्या आ रहा है यहाँ पर? 0.3678 किस जगह पे? जीरो आ रहा है, कैलकुलेटर देंगे मुझे एक। फिक्स हटा देना, मैं ये कह रहा हूँ, क्लियर कर दें। फिक्स हटा दिया, 65 से आपने स्टार्ट किया, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आंसर, तो पहली वैल्यू आ गई 5.9 एक्सपोनेंट समथिंग। ये सर्किल मुझसे गलती से लग गया है यहाँ पे, मेरा लिए ऐसे ही रहेगा फिलहाल। 5.9 एक्सपोनेंट ऑफ -29। अच्छा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? अब अगेन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे आप तो 0 नहीं 1 आ रही है मेरे पास वैल्यू, ऐसा ही है, 1 आ गई। नेक्स्ट टाइम दोबारा आप क्या करें कि इक्वल का बटन प्रेस कर लें, तो अब आपके पास आ गई 0.367879। ठीक, अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आइटरेटिव वैल्यू जो है वो अगेन इक्वल का बटन प्रेस करना है, बस इक्वल इक्वल प्रेस करते चले आना है, आपके पास जो है वो वैल्यूज आती रहेंगी। तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे 0.6922006276, इतनी लंबी वैल्यू आ रही है। बहरहाल 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस हम करेक्ट करेंगे। अब देखिए क्योंकि वैल्यूज बहुत सारी है ना, तो मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा रहा हूँ और खाली नंबर ऑफ आइट्रेशन काउंट कर रहा हूँ। यानी 4th वैल्यू मेरे पास आ गई, कुछ भी आई, जो भी आ रही है कैलकुलेटर के अंदर उसको रहने दें। 5, मैं खाली नंबर ऑफ आइट्रेशन काउंट कर रहा हूँ और इक्वल का बटन प्रेस करते जा रहा हूँ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 और 16 वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरह आ रही है। 15 वैल्यू आ रही है आपके पास 0.567067 और 14 वैल्यू मैंने मिस कर दी फिलहाल, लेकिन 16 वैल्यू देख लें तो बहुत छोटी आ रही है जी। पहली आइटरेशन तो बहुत छोटी आ रही है। हाँ तो आने दें, आपको क्या करना है, उससे क्या होता है, इनिशियल गैस है ना, इनिशियल गैस है, समझे। 65 भी तो आपका इनिशियल गैस था ना, आप 65 की जगह यही इनिशियल गैस रख लेते, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो रखें इनिशियल गैस जो मास ऑफ द अर्थ है 6 पॉइंट, मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू 6.4 एक्सपोनेंट 24 रख लें, सब टू यू। आप इनिशियल गैस जो चाहे रख सकते हैं। ओपन ब्रैकेट मेथड के अंदर खासियत यही है कि आप इनिशियल गैस जो चाहें, जो आपकी मर्जी हो, आप वो इनिशियल गैस रख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल 15 वैल्यू आई, मैंने 14 वैल्यू क्योंकि मिस कर दी, इक्वल इक्वल प्रेस कर रहा था मैं, तो 16 वैल्यू मेरे पास ये आ रही है 0.567 वगैरह वगैरह, आगे भी मैंने नहीं लिखना सारा। 3 डेसिमल प्लेस बहरहाल यहाँ पर भी करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ठीक, 14 और 15 सेम है असल में। 14th वैल्यू और 15th वैल्यू जो है 3 डेसिमल प्लेस करेक्ट है। मैंने ये कह रहा हूँ 14th वैल्यू क्योंकि मैंने मिस कर दी, इक्वल इक्वल प्रेस कर रहा था मैं, कॉपी नहीं कर रहा था, और 15th वैल्यू जो है वो आ गई। तो बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध वैल्यू अगर ज्यादा भी लिख लेंगे क्योंकि हमने ऊपर की वैल्यू छोड़ी हुई ना, डॉट डॉट लगाए हुए, ठीक है। और ये डॉट डॉट आप भी लगा सकते हैं इसी तरह, मतलब ये सिर्फ मैं नहीं लगा रहा, आप देख रहे हैं कि भाई क्योंकि आप इक्वल इक्वल प्रेस करके आंसर लिखना है। शुरू के 2-3 आंसर आपने कॉपी किए कैलकुलेटर से, अब डॉट इक्वल इक्वल प्रेस करके आपकी जहां वैल्यू करेक्ट हो रही है बस वो वाली वैल्यू लिख दें आखिरी में, ठीक है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न ये है ना कि आपने कैलकुलेशन सही की हुई है या नहीं की हुई। मैं इसके अंदर अब ये इक्वल इक्वल के मार्क्स तो नहीं दे सकता। आप सोचें अगर ओपन ब्रैकेट मेथड आ जाए आपके पास, 6-1 एडिशन मेथड आ जाए, तो असल मार्किंग किस चीज की होगी? असल मार्किंग तो इस चीज की होगी कि आपने रीअरेंजमेंट सही बनाई है या नहीं बनाई। ये स्टेप भी ऑप्शनल कर दिया मैंने,
ये स्टेप तो आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें। तो बहरहाल खाली रीअरेंजमेंट का शो करना और उसके बाद आइटरेटिव स्कीम लिखकर, आइटरेटिव स्कीम लिखना जरूरी है। फर्ज करें आपने तमाम आंसर पूरा टेबल सही बनाया हुआ है, सही वैल्यू इवैल्यूएट कर दी, लेकिन आइटरेटिव स्कीम ही नहीं लिखी, आंसर जीरो, मतलब आपका जो मार्क्स है वो जीरो हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। न्यूमेरिकल मेथड जो है वो बेस करता है आइटरेटिव स्कीम के ऊपर। अब आइटरेटिव स्कीम ही नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है आपको कुछ पता ही नहीं है न्यूमेरिकल के हवाले से। तो ठीक है, ये अच्छा आप कहें सर हम अगर खाली आइटरेटिव स्कीम लिख दें तो मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। ये काम क्या कर रहा होता है, आइटरेटिव स्कीम लिखने का काम जो है वो ये या तो होता है कि आपके जो मार्क्स हैं उसे मल्टीप्लाई बाय 0 कर दें या मार्क्स को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, बस इसका काम ये होता है आइटरेटिव स्कीम का। आगे भी तमाम मेथड के अंदर जहां आइटरेटिव स्कीम की वर्ड आएगा आपके पास, इसका काम यही होगा कि अगर आप लिखेंगे तो जो आपके फर्दर जो भी मार्क्स मिलने वाले होंगे वो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएंगे, और अगर आप नहीं लिखते तो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएंगे, चाहे आंसर सही ही क्यों ना हो। ठीक है, आप कहें सर अल्लाह की कसम मैंने तो 100% एक्यूरेट आंसर इवैल्यूएट किया है, लेकिन स्टिल आइटरेटिव स्कीम नहीं लिखी तो मार्क्स 0 होंगे। ठीक है, तो बहरहाल मैं इक्वल प्रेस करने के तो नंबर आपको नहीं दे सकता, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। मार्क्स आपके असल में इन्हीं सब चीजों के ओपन ब्रैकेट मेथड के अंदर। अच्छा फर्स्ट कहें 65 ना हो, कोई और सी वैल्यू ले लें, मर्जी हमारी, ओपन ब्रैकेट है ना। मैं कह रहा हूँ भाई आप वैल्यू ले लें x नॉट इक्वल टू 2000.6521, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वैल्यू लूँ, ओपन ब्रैकेट मेथड है। ठीक है, तो अगेन वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। आप जो है वो 2000.6521 रखेंगे, आंसर इक्वल का बटन प्रेस कर लेंगे, आंसर की स्ट्रिंग में वो स्टोर हो गया। तो अब आप एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आंसर करेंगे। पहली वैल्यू आपके पास आ रही है 0, ये 2000.6521, दूसरी वैल्यू आ गई 1, यानी फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमने जब i की वैल्यू xi प्लस 1 से स्टार्ट किया तो -1 पर वैल्यू थी हमारी 2000.6521, 0 पे आपके पास वैल्यू आ गई 0, 1 पे आपके पास वैल्यू आ गई 1, और अब 0.36, ये तो आई थिंक सेम ही हो गई, 0.3678 कुछ आंसर आ रहा है, फिर उसके बाद 0.69 समथिंग, ये आ जाएगा 22। ठीक है, करते 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 अगेन आप 0.567 पे ही पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा मुमकिन है कि या तो आप सेम वैल्यू तक पहुंच रहे हैं और ऐसा भी मुमकिन है कि आप अगली दूसरी वैल्यू तक पहुंच जाए, इट डिपेंड्स। अब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड समझ लें कि ये वर्क किस तरह कर रहा होता है। देखिए इन जनरल हमने कहा कि आपकी जो वर्किंग होगी वो x इक्वल टू जी ऑफ एक्स से होगी। ठीक है, फंक्शन आपका जो भी हो, आपकी वर्किंग होगी x इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है आपने असल में क्या किया, जो आपका फंक्शन था आपने उसे स्प्लिट कर दिया एक x में, यानी सेपरेट कर दिया इसका एक x, y इक्वल टू एक्स कह लें या y1 इक्वल टू एक्स कह लें, और एक और सेपरेट कर लिया y2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और हम काम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों की एक ऐसी वैल्यू को सर्च करना चाह रहे हैं जहां x की वैल्यू और फंक्शन g ऑफ x की वैल्यू दोनों सेम हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस जो आइटरेटिव स्कीम हम बना रहे थे यहाँ पे x इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है x और g ऑफ x की वैल्यू सेम हो जाए। तो बहरहाल x का जो ग्राफ बनेगा वो तो आपके पास कुछ इस तरह बन रहा होगा कि पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और इस तरह ये बन जाएगा y1 का ग्राफ, y1 इक्वल टू x का ग्राफ। अब g ऑफ x कैसा भी हो सकता है, फिलहाल हमारे केस में g ऑफ x किस तरह है, एक्सपोनेंट है, माइनस एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो माइनस एक्सपोनेंट या जो भी हो, मैं कह रहा हूं इन जनरल कोई सा भी ले लें आप जो है वो एक लेट सपोज इस तरह का ग्राफ ले लें, ऐसा फंक्शन हो अगर हमारा y2 g ऑफ x जो है वो आपके पास वो कुछ इस तरह हो, तो अब आप देखिए कि किन तीन जगहों पर x और g ऑफ x की वैल्यू सेम हो रही है, या तो इस वाली वैल्यू पे सेम आ रही है, या इस वाली वैल्यू पे सेम आ रही है, या इस वाली वैल्यू पे सेम आ रही है। इसका मतलब है इस रीअरेंजमेंट से जब आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द इनिशियल गैसेस डिसाइड करेंगे तो उससे या तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, या ये वैल्यू मिलेगी, या फिर ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आपको वो मिल जाएगी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, गुड।
तो बहरहाल ये किसी भी तरह से ग्राफ बनाया जा सकता है। हो सकता है कि ये ग्राफ इस तरह बन जाए आपके पास कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो फिक्स है, तो इस वजह से क्योंकि ये फिक्स होता है ना, इसलिए इस मेथड को कहते हैं हम फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, कि हम पॉइंट को फिक्स करके और फिर देख रहे होते हैं आइट्रेशन क्या चल रही है। हो सकता है कि एक्सपोनेंट का ग्राफ जो बना था वो हमारा इस तरह बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो वैल्यू आ रही है आपके पास, एक या तो ये वैल्यू है या फिर एक ये वैल्यू है 0.567, ये वाली वैल्यू जो कि हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। बार बार हमें हमारे पास ये वाली वैल्यू है 0.567 एंड सो ये वाली वैल्यू ही हमारे पास आ जा रही है। आप कोई डिफरेंट एक्स की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपको ये वाली वैल्यू भी मिल जाए, हो सकता है, मैं श्योरिटी नहीं दे रहा यहाँ पे, हो सकता है ये वैल्यू मिल जाए, ठीक, या हो सकता है कोई और सी वैल्यू। ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन? अच्छा, एक स्टूडेंट जो है ना प्लीज अगर जा सकता है मेरे रूम में जाके बैटरी वो ले आएगा, चार्जर ले आएगा, तू भी चलाया प्लीज, मेरे बैग में रखा हुआ है 130, ठीक है। ऑनलाइन के अंदर ये भी मसले हैं ना, चार्जिंग का ख्याल, केबल का ख्याल। मैं मार्कर लेके आ रहा था, फिर वापस गया दोबारा से, मैंने कहा नहीं मार्कर का कोई काम नहीं है, इसका काम है आज तो, हाइब्रिड वाली क्लास है। डेल वाले नहीं लगेगा। अच्छा बहरहाल देखिए, ये तो है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपके पास, पहली बात ये कि फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड के पिटफॉल्स क्या क्या हैं, ताकि नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते वक्त जो है वो आपके समझ में आए कि आप करना क्या है। देखिए पिटफॉल्स नंबर 1 इसका यही होगा कि रीअरेंजमेंट को देखना, यानी सिलेक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट इज वन ऑफ द पिटफॉल ऑफ द फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, बिकॉज समटाइम्स the rearrangement, making of rearrangement is too much difficult. Like for the function, if I say if the function is equals to sin x power ln x की भी पावर cos x, ठीक है। x 3 है यहाँ पे, पहला x ये है, दूसरा x ये है, तीसरा x ये है, कोई एक इवेल्युएट करें, इस तरह हुआ। आप क्या करेंगे, sin x की पावर ln x की पावर cos x इक्वल टू 0 ले लिया। sin x को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, sin इनवर्स ऑफ 0 अप्लाई करेंगे, sin इनवर्स अप्लाई करेंगे दोनों पर। sin इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, जीरो ही होता है ना, क्या हुआ, थैंक यू। sin इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 0 का मतलब क्या है कि आप ऐसी वैल्यू बनाएं जिस पर साइन की वैल्यू 0 आए, साइन 0 पर 0 आती है। मनमोजी भाई अपनी मर्जी से चलता है। ओके सो अब आप सोचें कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट किस तरीके से बनेगी कि हम साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू एक्स पावर ln x की पावर cos x बन गई इक्वल टू 0। अब क्या करें, x कैसे सेपरेट हो, ln तो अगर यहाँ बेस में होता तो हम एक्सपोनेंट लेते, एक्सपोनेंट होता तो ln लेते, x को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है मैं बहुत सारी ट्रिक आपको बता दूं इससे सेपरेट हो जाए, लेकिन एक मुश्किल काम है ना, टास्क है, आप लोग किस तरीके से करेंगे। इस तरह मैं बहुत सारी दे सकता हूँ रीअरेंजमेंट, लाइक अगर मैं आपको कहूँ f ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ व्हाट, x सेपरेट करके दिखाएं, इसका सेपरेट करें, बताएं किस तरह से होगा। आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे, तो अब तो ये वाली पूरी चीज शिफ्ट करनी पड़ेगी राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो खत्म, मामले ही खत्म हो गया आपका, 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर रेसिप्रोकेट किया आपने, दोनों साइड को जो है वो रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय 0, ये भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ऐसे फंक्शन के लिए फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड वर्क नहीं कर सकता,
ठीक है. So selection of the rearrangement is one of the pitfall of the fixed point iteration method. Although the iteration or the computation efforts are too much less in the fixed point iteration method. You're just making, you're just tapping the button equal. ठीक है ना, आपके पास सिर्फ टैप करने से आंसर आ रहा है. असल मसला उसका नहीं है कि टैप करने से आंसर आ रहा है. असल मसला है रीअरेंजमेंट का. पहले रीअरेंजमेंट तो बने. रीअरेंजमेंट अगर आप बना लेंगे तो ही काम कर पाएंगे. अगर रीअरेंजमेंट ही नहीं बनेगी तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा. तो इस वजह से फिर हमने ये सोचा कि नहीं, इस मेथड के अंदर तो क्योंकि खराबी है, कोई ना कोई पिटफॉल, खराबी नहीं कहेंगे, पिटफॉल है, कोई कमी है. ठीक है, आयोडीन की कमी होती है जैसे, इसका मतलब ये नहीं होता पूरा बंदा ही खराब है. आयोडीन की कमी है खाली उसके अंदर. बहरहाल इस मेथड के अंदर भी एक छोटी सी कमी है. रीअरेंजमेंट अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो या रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना हो तो ये वर्क नहीं करेगी, वरना तो बाकी चीज सिचुएशन के अंदर तो ये अच्छी वर्क कर रही है. हाँ, दूसरी पिटफॉल वो तो कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल दी ओपन ब्रैकेट मेथड, इट मे डाइवर्ज. देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इट विल डाइवर्ज. रिमेंबर दैट पॉइंट, व्हेनेवर यू से इट विल डाइवर्ज, तो इसका मतलब है इस मेथड को बनाने की जरूरत क्या थी फिर, जब डाइवर्ज ही होगा तो. इट मे डाइवर्ज, ये कभी डाइवर्ज हो सकता है, कभी नहीं होगा. ठीक है, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट मेथड का, जहां डिफरेंस दे रहे होते हैं ना. मैं डिफरेंस पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोज ब्रैकेट मेथड एंड ओपन ब्रैकेट मेथड. तो क्लोज ब्रैकेट मेथड के अंदर बताते हैं इट विल नेवर डाइवर्ज, और क्योंकि जुमला वैसे ही है इट विल का, और वही जुमला आपको ओपन ब्रैकेट पे लिखना है तो वो कहते हैं इट विल डाइवर्ज. अब डाइवर्ज तो बनाया क्यों, तीन क्या पता है, दुनिया के जितने मेथड है अब तो ओपन ब्रैकेट ही बन रहे हैं, तो डाइवर्ज करने की जरूरत, फिर जब बनाया क्यों ओपन ब्रैकेट मेथड को, इट मे डाइवर्ज. बाद सिचुएशन में ऐसा होता है कि डाइवर्ज हो जाता है. ठीक है, बहरहाल ये अच्छा, ये जो सेकंड पिटफॉल है ये तो जनरल है फॉर ऑल ओपन ब्रैकेट मेथड. यानी मैं न्यूटन राफ्सन मेथड आपको करा तो रहा हूँ, लेकिन न्यूटन राफ्सन मेथड के लिए भी इट मे डाइवर्ज वाली सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी. ठीक है, सो द नेक्स्ट मेथड इज द सेकंड ओपन ब्रैकेट मेथड that we have to study is Newton's Raphson method. न्यूटन राफ्सन मेथड में सबसे पहली चीज तो ये है कि टेलर सीरीज क्या है. अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज आपके पास, रिमेंबर दैट कि टेलर सीरीज इटसेल्फ एक आइटरेटिव स्कीम है, एक न्यूमेरिकल मेथड है, लेकिन हम टेलर सीरीज से कुछ मॉडल करके न्यूटन राफ्सन मेथड का एक फॉर्मूला जनरेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो टेलर सीरीज इन जनरल तो ये है f of x इक्वल टू f of a प्लस f डैश ऑफ a इंटू x माइनस a प्लस f डबल डैश ऑफ a into x minus a whole square divided by 2 factorial plus up till so on. ठीक है, तो ये आपके पास इन जनरल टेलर सीरीज है. हम क्या करेंगे, इसको टेलर करेंगे. कौन सा वाला, TAILOR वाला टेलर, यानी मॉडल करेंगे हम इसको अपने रिस्पेक्ट से. हमारे पास जो x है वो बेसिकली xi+1 है जो कि हमें अचीव करना है, जबकि a की वैल्यू जो है वो a है हमारे पास x0 के इक्वल, क्योंकि हम a इनिशियल गैस जो है वो कोई सा भी x0 की तरह x0 रखकर इवेल्युएट करते हैं. ठीक है, और हम जानते हैं कि जब हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये सीरीज बन जाएगी कुछ इस तरह से f of xi+1, x की जगह xi+1 रख दिया तो ये बन जाएगा f of x0 प्लस, अच्छा सॉरी x0 नहीं, ये तो xi होगा ना, i+1 और i के रिस्पेक्ट से चला रहे हैं हम, तो xi ओल्ड वैल्यू को हमने xi कहा हुआ है, xi. तो यहाँ हो जाएगा f डैश ऑफ xi इंटू xi+1 माइनस xi प्लस f डबल डैश ऑफ xi इंटू xi+1 माइनस xi होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टिल सो ऑन. तो ये तो है टेलर सीरीज जो कि हमने अपने हिसाब से टेलर कर ली. ठीक है, अपने हिसाब से हमने इसको मॉडल कर लिया. अब हम एक बात जानते हैं कि अगर
फंक्शन के अंदर मैं xi प्लस 1 यानी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द रूट सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आंसर 0 हुआ करता है। डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द रूट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना, होती है नहीं होती? ये तो हमारी सपोजिशन ही है, शुरू की सपोजिशन फॉर इवैल्यूएटिंग रूट f of x equal to 0 we always suppose f of x equal to 0। दैट मीन्स कि हम उस x को सर्च करना चाह रहे होते हैं जिस पर जो वैल्यू 0 हो। ये तो हमारी बेसिक सपोजिशन है फॉर इवैल्यूएटिंग द रूट। सो यहाँ क्या होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है f of xi प्लस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्कर दोबारा चेंज कर रहा हूँ, ये चीज जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी। और अब मैं इसको सेकेंड टर्म के बाद ट्रंकेट कर रहा हूँ। ट्रंकेशन की डेफिनेशन क्या थी, या ट्रंकेशन के हवाले से हमने क्या पढ़ा था? एनी सॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस इन अ फॉर्मूला, यानी किसी भी तरह की नेग्लिजेंस ऑफ अ फॉर्मूला। मैंने टेलर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है, टेलर सीरीज को हमने क्या किया, टेलर सीरीज को ट्रंकेट कर दिया, यानी उसकी सेकंड टर्म के बाद जितनी टर्म्स थी हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, नेग्लेक्ट करने की वजह से अब हुआ क्या, टेलर सीरीज अब मेरे पास रह गई सिर्फ और सिर्फ ये 0 इक्वल्स टू f of x नॉट प्लस f डैश ऑफ x नॉट इंटू xi प्लस 1 xi माइनस xi प्लस, अब ये जो पार्ट यहाँ पे ट्रंकेट हो गया, ये क्या हो गया, एरर हो गया। यानी यहां से ये वाला पार्ट है हमारा एरर। इसको कहा जाता है कि टेलर सीरीज को हमने, क्योंकि देखें टेलर सीरीज को हमने सेकंड डेरिवेटिव से ट्रंकेट कर दिया, तो ये कहलाता है कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो है O ऑफ h स्क्वायर। ठीक है, यानी एरर क्या है इसके अंदर, इसका एरर का ऑर्डर क्या है, वो सेकंड ऑर्डर का एरर इसके अंदर आएगा, ट्रंकेशन एरर ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। बहरहाल क्योंकि ट्रंकेट कर दिया, अब ये वाला पार्ट तो आप हटा ही देना, इस पार्ट को हटा दें। आप सीरीज क्या रहेगी, खाली आपके पास 0 इक्वल टू f of xi प्लस f डैश ऑफ xi इंटू xi प्लस 1 माइनस xi। हमें करना क्या है, xi प्लस 1 को सेपरेट करना है। कैसे करेंगे बताएं, यानी कुछ स्टेप फॉलो करें और xi प्लस 1 की इक्वेशन बना लें। f of xi को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा माइनस ऑफ f of xi, f डैश ऑफ xi मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आकर ये डिवाइड हो गया। ठीक है, ये एक ही डेरिवेटिव है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट साइड पे xi प्लस 1 माइनस xi होगा, तो माइनस xi लेफ्ट साइड पे जाके xi प्लस में हो जाएगा। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द न्यूटन-राफसन मेथड। ठीक है, NR मेथड इन शॉर्ट में कहता हूं इसको, न्यूटन-राफसन मेथड। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द न्यूटन-राफसन मेथड। न्यूटन-राफसन मेथड को हमने ट्रंकेट कहां से किया हुआ है, ये याद रखिएगा, सेकेंड ऑर्डर से। ठीक है, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है फिलहाल इस फॉर्मूले में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है। अगर इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करना चाहूँ, थोड़ा और मॉडिफाई करूँ, थोड़ा और करेक्ट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म के बाद ट्रंकेट कर दूंगा। ठीक है, फिर xi प्लस 1 की वैल्यू इवैल्यूएट करने की कोशिश करूंगा, तो अब कोई और नया फॉर्मूला बन जाएगा। बहरहाल क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि टोटल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के 6 मेथड जो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है, 6 में से 5 मैं कराऊंगा, एक आपको करना है, और वो एक कौन सा था, मॉडिफाइड न्यूटन-राफसन मेथड। ठीक है, तो मॉडिफाइड न्यूटन-राफसन मेथड जो है वो आप करेंगे। अभी बात वहां पे मतलब वो आपका टारगेट तो समझे अब शुरू हो चुका है, असाइनमेंट बनाना आप चाहें तो शुरू कर दें, लेकिन मॉडिफाइड न्यूटन-राफसन मेथड किस वजह से डिजाइन किया गया ये अभी हमें इसके पिटफॉल्स जब हम समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, ये तो फॉर्मूला है, जिस तरह से क्लोज ब्रैकेट मेथड के अंदर इंटरवल का सर्च करना जरूरी था, इसी तरीके से न्यूटन-राफसन मेथड के अंदर देखिए इनिशियल गैस होगा, फाइन, इसमें कोई इशू नहीं है, फंक्शन की वैल्यू इनिशियल गैस पर
फाइन, इस पे भी कोई इशू नहीं है। इवैल्यूएशन ऑफ द डेरिवेटिव, ये असल मसला है, ठीक है। तो पिटफॉल इसके जो है वो आपके पास दो हैं, यहां पर वैसे तो लिख लें। नंबर 1 पिटफॉल, आप लिखें इसमें, द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द न्यूटन राफसन मेथड, द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ न्यूटन राफसन मेथड is to evaluate value of derivative f dash of x। आई है बहरहाल, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव जो है वो आपको इवेल्युएट करना है। दिस इज द पोटेंशियल प्रॉब्लम। पोटेंशियल प्रॉब्लम मींस द पोटेंशियल प्रॉब्लम फॉर द क्लोज ब्रैकेट मेथड वाज सर्चिंग ऑफ एन इंटरवल, ठीक है ना। विदाउट सर्चिंग एन इंटरवल यू कैन नॉट वर्क, यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द क्लोज ब्रैकेट मेथड। सिमिलरली without evaluating the value of the derivative you cannot apply the formula for the Newton-Raphson method, ठीक है। that's why it's called the potential problem of the Newton-Raphson method। जबकि यही डेरिवेटिव की इवैल्यूएशन आपने फिक्स पॉइंट हाइड्रेशन के अंदर भी देखी थी, लेकिन वहां पर डेरिवेटिव की इवैल्यूएशन पोटेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो वो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के तौर पर ऑप्शनल स्टेप के तौर पर जो है वो वहां रख दिया गया है, ठीक है ना। अगर वो ना भी करें, वहां डेरिवेटिव इवैल्यूएट ना भी करें तो काम चल जाएगा, यहां डेरिवेटिव इवैल्यूएट ना करें तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। फंक्शन आप यानी उसका जो फॉर्मूला है वो यूज ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी वजह से एक और मसला है, क्योंकि डेरिवेटिव की इन्वॉल्वमेंट है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव इज टू अ टेंजेंट दैट इज पासिंग थ्रू द कर्व, उसके थ्रू जो है वो आपके पास वैल्यू आ रही होगी। तो यहां पर एक और मसला आता है मल्टीपल रूट का। मल्टीपल रूट जो है वो इग्नोर हो जाता है, मल्टीपल रूट इग्नोरेंस, ये एक इशू आता है यहाँ पर। तो मॉडिफाइड न्यूटन राफसन मेथड सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रूट वाले प्रॉब्लम को या मल्टीपल रूट वाले पिटफॉल को काउंटर करता है। मॉडिफाइड न्यूटन राफसन मेथड विल ओनली काउंटर द प्रॉब्लम इन द न्यूटन राफसन मेथड दैट इज ऑफ मल्टीपल रूट, ठीक है ना। मल्टीपल रूट वाली प्रॉब्लम हम पहले भी समझ चुके हैं कि विद इन एन इंटरवल अगर बहुत सारे रूट लाई कर रहे हो, लाइक अगर आपके पास जो है वो रूट बहुत करीब करीब लाई कर रहे हो इस तरह, तो अब होगा क्या कि देखिए ये वाला डेरिवेटिव, अच्छा इसकी वर्किंग भी समझ लें ग्राफिकली क्या होगी। अगर लेट सपोज ये कर्व है ना, फंक्शन अगर इस तरह से है और आप कह रहे हैं कि हम एक्स नॉट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या कि एक्स नॉट के ऊपर ये चेक करेगा कि डेरिवेटिव क्या बन रहा है। एक्स नॉट पे जो डेरिवेटिव होगा, फर्ज करें ये इंक्लाइन डाउन जा रहा है, डेरिवेटिव यहाँ होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी करंट वैल्यू x1 की ये आएगी। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए फर्ज करें ये कर्व इस तरह चल रहा है, नेक्स्ट वैल्यू की इवैल्यूएट करने के लिए वो क्या करेगा कि x1 की वैल्यू पर डेरिवेटिव दोबारा इवैल्यूएट करेगा। अब दोबारा इवैल्यूएट करेगा, ये मैं थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा मैंने बना दिया, लेकिन बहरहाल कुछ वैल्यू फर्ज कर ले यहाँ आ गई, फिर तीसरी वैल्यू भाई यहाँ डेरिवेटिव करते 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 ये फाइनली इस रूट पर पहुंच जाएगा जो कि मैंने सर्किल कर दिया, ठीक है। तो इसकी काम जो होता है न्यूटन राफसन मेथड का वो यही होता है कि टेंजेंट से थ्रू टेंजेंट जो है वो डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर रहा होता है, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर फर्ज करें केस ये हो जाए कि रूट बहुत करीब करीब लाई कर रहे हैं, तो अब टेंजेंट का मसला आ जाता है। लाइक ठीक है, ये वो आपने देखा होगा ना, ये ग्राफ तो देखा होगा, कहीं देखा है फिल्मों ड्रामों के अंदर देखा होगा ना, चलते 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 एकदम से फिर अगर चमत्कार है तो दोबारा, और फिर अगर किसी और की बद्दुआ है तो ये होता रहता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में यानी ये जो ईसीजी हम इवैल्यूएट करते हैं, किसी के इको से जो ग्राफ हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, किसी के हार्ट बीट रेट वगैरह सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो कंपैरिजन किससे होता है? कंपैरिजन होता है उसका नॉर्मल रूट से, यानी इसके रूट जो आ रहे हैं या इसका कर्व जो पूरा इवैल्यूएट हो रहा है वो नॉर्मल से कितना डिफर है, ठीक है। ऑल्सो ये एक अलग सिनेरियो है
कि डॉक्टर्स तो रूट इवैल्यूएट ही कर रहे होते बैठ के, डॉक्टर के पास तो मशीन होती है, उस मशीन की प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज स्टोर हुई होती है, ठीक है, कि रूट से कंपैरिजन जो है वो हम कर रहे होते हैं कि इतना डिफरेंस है वैल्यू का। क्लियर है? तो बहरहाल अगर इस तरह के फंक्शन हो तो आप सोचें होगा क्या, क्योंकि न्यूटन राफसन मेथड डेरिवेटिव पे काम करेगा। फर्स्ट करें एक्स नॉट आपने यहाँ लिया, यहां से वो आपको यहाँ फेंकेगा, इसके बाद क्योंकि अब ये वैल्यू आई, यहां से वो आपको अगेन वहां फेंक देगा दूसरी वैल्यू पे, ठीक है, फिर एक वैल्यू आई, फिर वहां से यहाँ फेंकेगा, फिर वहां से यहाँ फेंक देगा, फिर वहां से यहाँ फेंकेगा, फिर यहाँ से वहां फेंक देगा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर चलता रहेगा। मल्टीपल रूट क्योंकि बहुत करीब करीब है ना वैल्यूज, तो हो क्या रहा है, वो पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से पहले रूट के करीब कर रहा है, लेकिन उससे जो दूसरी वैल्यू आप आइटरेट कर रहे हैं वो किसी और रूट के करीब कर देता है, फिर उठा के दोबारा आइटरेशन करते हैं तो फिर वो दूसरे रूट के करीब कर देता है। तो फ्लक्चुएशन होती रहती है मल्टीपल रूट के अंदर, ये मसला आता है क्योंकि टेंजेंट के ऊपर बेस कर रहा है, तो मल्टीपल रूट की वजह से फ्लक्चुएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ करती है न्यूटन राफसन मेथड के अंदर, ठीक है, अगर फंक्शन ऐसा है तो। ऑल्दो ये बात ध्यान में रखिएगा कि न्यूटन राफसन मेथड को गूगल भैया ने सबसे फास्टेस्ट मेथड कहा हुआ है फॉर इवैल्यूएटिंग द रूट, ठीक है, ये बात आप सर्च करके देख सकते हैं, ये गलत है बात, टोटली रबिश, ठीक, ये मैं प्रूव भी करेंगे, हम अभी प्रूव भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन तो हम वही करेंगे जो पहले से अभी तक घिसा-पिटा चला रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ -x वाला वो कर लेंगे, हमको मसला नहीं। एक क्वेश्चन और भी करके देखिएगा, x पावर 10 -1 का, x पावर 10 -1, और इसे स्टार्ट करें x नॉट इक्वल टू 0.5 से, ठीक है, स्टार्ट करके चेक कीजिएगा, तकरीबन 50s के भी बाद जाके आइटरेशन जाएंगी, जब जाके न्यूटन राफसन मेथड आंसर देगा, जबकि बाइसेक्शन मेथड 3 या 4 आइटरेशन के अंदर आंसर दे देगा, ठीक है। यानी जहां ये कहा जा रहा होता है ना न्यूटन राफसन मेथड इज द फास्टेस्ट मेथड, वहां ये भी कहा जा रहा होता है बाइसेक्शन मेथड इज द स्लोएस्ट मेथड। ये दोनों बातें रबिश है, टोटली रबिश। इट ऑलवेज वेरी फ्रॉम केस टू केस, द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज वेरी फ्रॉम केस टू केस, वी कैन नॉट डिक्लेयर रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन जनरल। ये वही जुमला है, ये जुमला आप आखिरी वक्त तक सुनेंगे, आखिरी क्लास तक सुनेंगे, और उसके बावजूद भी अगर मिस्टेक हुई तो बनता है ना मेरा 0 देना। 5 में से आप कहेंगे कि सर आप या तो 1 दे दें, 2 दे दें, नहीं, डायरेक्ट मैं या तो 5 देता हूँ या 0 दे देता हूँ, ये तो बनता है ना। इतनी मेहनत अगर करिए, इतनी दफा ये जुमला मैंने आप लोगों के लिए रिपीट किया था, वी कैन नॉट कंक्लूड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन जनरल, वी कैन नॉट डिक्लेयर द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन जनरल, वी कैन नॉट say that this method is faster than other method, or we cannot say this method is slower than other method। रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब यही है कि फास्टर और स्लोअर का जो है वो ताल्लुक हम इन जनरल नहीं रख सकते। हम हमेशा कहेंगे फॉर दिस फंक्शन ये मेथड फास्टर है, इस फंक्शन के लिए फॉर पर्टिकुलर केस तो हो सकता है, इन जनरल नहीं हो सकता, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि वही एग्जाम्पल हम करते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कि अप्लाई न्यूटन राफसन मेथड टू इवैल्यूएट रूट ऑफ f of x इक्वल टू, वही क्वेश्चन करें, चलें पहला यही कर लेते, फिर दूसरा बाद में कर लेंगे। एक्सपोनेंट ऑफ -x, इसको थोड़ा सही से लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ा नीचे करके लिख दिया। एक्सपोनेंट ऑफ -x, ये आपके पास जो है वो फंक्शन है। समय 1 मिनट रुकिएगा, ऑनलाइन वालों को भी जरा देख लूँ उनकी तरफ से अगर कुछ आया हुआ है। सर स्क्रीन शेयर कर दें, हो गई, 0 आ रहा है 65 से, ठीक है। 0 से जो है वो आप आगे कैलकुलेट कर सकते थे, अच्छा ये पुराने ही, ठीक है भाई। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो माइक ऑन करके बोल दीजिएगा प्लीज, या अगर किसी के पास माइक ना हो तो वो चैट पे लिख दे, कोई और माइक ऑन करके बोल देगा, ठीक है जी। 10 मिनट का ब्रेक, क्लास जल्दी खत्म कर लेंगे ना, क्लास 12 बजे ऑफ कर देंगे, ठीक है। ओके, सो अगर फंक्शन ये है तो देखिए न्यूटन राफसन मेथड आपको अप्लाई करना है, और मैं अब यहाँ पे क्राइटेरिया, क्योंकि करेक्शन ऑफ द डेसिमल प्लेसेस से के रिस्पेक्ट से बहुत दफा देख चुके हैं हम, अब क्राइटेरिया चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं कह रहा हूँ एंड स्टॉप योर आइटरेशन, स्टॉप when percentage relative approximate error is less than 0.0001%, ठीक है।
परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर, इसका फॉर्मूला क्या था, कुछ याद है? बिल्कुल, एब्सोल्यूट ऑफ द करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 और %। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्योंकि न्यूटन राफसन मेथड हमें अप्लाई करना है तो लिहाजा आप सबसे पहली चीज तो इनिशियल गैस बताएं कहां से स्टार्ट करें। लेट x नॉट इक्वल टू 0.5 से कर लीजिए। 0.5 तो इसका रूट आया था ना, 0.567 का रूट आया था, 0.5 से करेंगे बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। कोई और वैल्यू ले लें, वैसे ले सकते 0.5 भी, लेकिन मैं फिलहाल कह रहा हूँ कोई और। नेगेटिव में हमने अब तक वैल्यू नहीं ली, ठीक है, नेगेटिव में लेके देखते हैं, -3.5 रखते हैं, ठीक है। जितनी वैल्यू अब तक हमने ली है वो पॉजिटिव में लेते हुए आए, तो लिहाजा हमने x नॉट ले लिया -3.5। ये क्या चीज है, ये वैल्यू किस तरह सिलेक्ट करते हैं हम, या तो गिवन होगी या फिर मर्जी मेरी भाई जो चाहे लूं, ठीक है। अच्छा, जब गिवन होगी तो आप लोग मुझसे बगावत नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। यानी हाँ, ओपन ब्रैकेट मेथड में आपके पास चॉइस तो है कि आप चाहे जहां से स्टार्ट करें, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस के लिए तो मैं खास तौर पे सिलेक्ट करके देता हूँ कि यहाँ से ही स्टार्ट करें, ठीक। अदरवाइज होगा क्या, ये जो प्रीवियस एग्जाम्पल में आपसे कह रहा हूँ ना यहाँ पे x पावर 10 -1, इसके लिए तो न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। x पावर 10 -1 का रूट क्या आएगा, 1 इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन। 1 पावर 10 1 होगा, 1 - 1 = 0, आ गया रूट, खत्म। 1 तो रूट है। तभी मैंने कहा था यहाँ पे कि अगर आप x नॉट इक्वल टू 0.5 से स्टार्ट करके और आप चेक करें इसे न्यूटन राफसन से, और x नॉट इक्वल टू 0.5 से आप स्टार्ट करके चेक करें बाइसेक्शन से। बाइसेक्शन के लिए एक और वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, वो ले लीजिएगा, भले 2 ले लें, 0.5 और 2 ले लें, तो बाइसेक्शन जल्दी कन्वर्ट कर जाएगा, न्यूटन राफसन बहुत देर से कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस के अंदर वैल्यू आपको बता दी जाएगी कि x नॉट लेना क्या है, और अगर नहीं बताई जाए तो अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहे करें। अच्छा, अब जब मर्जी है ना, तो अब क्लास के अंदर अगर 40 स्टूडेंट है और ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो 40 की मर्जी एक जैसी नहीं हो सकती। मतलब निकाह में भी सिर्फ 2 लोगों की मर्जी एक जैसी होती है, इसके अलावा किसी और की मर्जी हो ना हो सकता है भाई या जो अम्मा है वो मानी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल यहाँ जो है वो जो 40 की क्लास है या 50 स्टूडेंट की क्लास है, इन सब की मर्जी एक जैसी नहीं हो सकती कि सब के सब 0.35 वैल्यू ले रहे हो। क्लियर हो गई ना बात? हाँ, सलाह मशवरा कर लीजिएगा, तुम क्या ले रहे हो, मैं क्या ले रहा हूँ, वगैरह वगैरह। जब इतना ही मशवरा करना है तो भाई खुद अपना ही काम कर लेना, अपना ही काम कर ले, काफी होगा, वो मशवरा करने की जरूरत ही नहीं होगी। आप खुद रैंडम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो इन शॉर्ट किसी न किसी की तो हो सकता है मिल जाए, मैच हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा मैच ना हो। हाँ, 2-4 तो मैच होंगी फिर भी। नहीं, मुझे चेक करने, भाई मुझे चेक करने के लिए क्या होगा, मुझे कोई ऐसी आसानी रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सेल शीट की वर्किंग अभी तक हमने समझी नहीं ना वैसे। चले आज स्टार्ट करते हैं एक्सेल शीट की वर्किंग इस मेथड के बाद, चले नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल शीट जो मेरे पास है सारे मेथड की बनी हुई, आप जो वैल्यू स्टार्ट, आप 0.35 से स्टार्ट करेंगे, मैं वहाँ x नॉट 0.35 लिखूंगा, आपके पूरा टेबल जो बनना चाहिए वो मेरे पास बना हुआ आ जाएगा। कोई मसला नहीं है ना, छोड़ देना, जाने दो उसको, खैर। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पे x नॉट इक्वल टू -3.5 गिवन होगी आपके पास वैल्यू, तो गिवन से ही आपको वर्क करना है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस भाई, की कॉल आ रही है, मुझे याद नहीं आ रहा ये साहब है कौन। नहीं, जाने दें यार, बाद में करेंगे। नहीं, घर से नहीं है ना, घर वालों को ही नहीं पहचानूंगा। क्या समझा, क्या हो गया? ऐसे नहीं होता। ओके, सो x नॉट हमने -3.5 रख ली। अब क्योंकि फंक्शन न्यूटन राफसन मेथड के अंदर हमें डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है,
तो फंक्शन क्योंकि एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स है तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ, सॉरी ये हो जाएगा माइनस टाइम्स एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास आएगा डेरिवेटिव। इसका मतलब अब फॉर्मूला आइटरेटिव स्कीम क्या होगी, एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई था ना, एफ ऑफ एक्स आई की जगह क्या रख देंगे, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स आई डिवाइड में डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स आई माइनस 1। आप चाहें तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके इसे प्लस बना लें, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है, जरूरत नहीं है वैसे इतनी कोई खास। ये आपकी बन गई क्या, आइटरेटिव स्कीम। अकॉर्डिंग टू आवर न्यूटन-राफसन मेथड द आइटरेटिव स्कीम विल बी दिस वन। सो स्टार्ट क्या करना है हमें, कैलकुलेटर की वर्किंग, अगेन ओपन ब्रैकेट मेथड है, इक्वल इक्वल करके आंसर आएंगे आपके। ओपन ब्रैकेट मेथड की खासियत ये होती है बहरहाल, ठीक है, कि इक्वल इक्वल प्रेस करते हैं आंसर आते चले आते हैं। हमने क्या करना है, -3.5 लिखें, इक्वल का बटन आप प्रेस कर दें, -3.5 लिख के इक्वल का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो ANS वाले स्ट्रिंग में -3.5 स्टोर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लिखें ANS माइनस, अब फ्रैक्शन का ऑप्शन आप यूज कर लें और फ्रैक्शन में आप लिख दें एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आंसर डिवाइडेड बाय माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आंसर -1 और इक्वल का बटन प्रेस कर दें। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर आप ये वर्किंग देख लें, आई की वैल्यू -1 पे हमने ली हुई है -3.5, 0 पर आप बता दें क्या आ रही है, माइनस, देख लें इसमें उम्मत में इत्तेफाक है, तलाक तो नहीं है, सबकी यही आ रही। अच्छा, क्योंकि अब मुझे परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर का भी कॉलम बनाना है, लिहाजा एक कॉलम एडिशन यहाँ हो जाएगी। ये बताएं यहाँ पर एरर कितना होगा इस स्टेप में, फॉर्मूला है करंट माइनस प्रीवियस, तो करंट वैल्यू तो ये है 0, प्रीवियस कुछ नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, ब्लैंक होगा, ब्लैंक होगा, जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है वो ब्लैंक होगा आपके पास, कि यहाँ कोई भी आप एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ क्या होगा, यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपकी करंट वैल्यू ये है और प्रीवियस वैल्यू -3.5 थी, तो कैलकुलेटर के अंदर एक तो फॉर्मूला आप ये वाला सेट करेंगे, और अब बेहतर ये है कि आप सारी वैल्यूज एक साथ ही कैलकुलेट कर लें। ये परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर का फॉर्मूला सेट किस तरह करना है मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो आप बताएं नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 3109। अच्छा देखें, जब क्राइटेरिया परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर का हो तो आप डेसिमल प्लेसेस कहां तक लिए जाएं, डेसिमल प्लेसेस के हवाले से कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो ये स्टैंडर्ड है कि अब आप एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस लें, ठीक है, स्टैंडर्ड ये मिनिमम डेसिमल प्लेसेस जो है वो 4 ही लेना है, ओके। अब बताएं नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 244, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू, मैं अगली वैल्यू नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं जी, 4235। नेक्स्ट वैल्यू इक्वल इक्वल प्रेस करना है, जस्ट 5632 जी। नेक्स्ट वैल्यू 0.5671। नेक्स्ट वैल्यू सेम है सर, यही है, सेम आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब देखें, ये आपके पास आंसर सही आ रहा है 0.5671, ये आपके पास जो है वो 4 डेसिमल प्लेस करेक्ट हो चुका है। अच्छा सोचें यहाँ एरर कितना होगा, यहाँ तो 0 होगा, 0% है अप्रोक्सीमेट एरर की बात करें तो, इसका मतलब हमें कहीं पहले रुक जाना चाहिए था,
हमारा क्राइटेरिया तो पहले फुलफिल हो गया ना, हमें कहाँ रुकना था, मैंने आपको क्या हुक्म दिया हुआ था, स्टॉप व्हेन। अब आप स्टॉप नहीं हुए और आपने जो है वो 0% एरर तक कैलकुलेट कर दिया, तो ये भी मतलब नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका क्राइटेरिया जो है आपको वहीं स्टॉप करना है। तो इसका मतलब प्रीवियस आइट्रेशंस के अंदर जरा चेक कर लें कि क्या वैल्यू आ रही है। अब कैलकुलेटर के अंदर जरा स्टोर करें इस तरह से फॉर्मूला a माइनस बी डिवाइडेड बाय a, और एब्सोल्यूट भी सेट कर लें। एब्सोल्यूट कैलकुलेटर में इस तरह होता है, ABS का ऑप्शन होगा, एब्सोल्यूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, a जो है वो आपकी करंट वैल्यू है, b आपकी प्रीवियस वैल्यू है। कैल्क का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो कैल्क का बटन प्रेस करने पे वो आपसे पूछेगा a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू इस स्टेप के लिए आप ये दे दें, b की वैल्यू आप यहां दे दें, ये वाली। ठीक है, और बताएं यहां एरर कितना आ रहा है। सर ए की वैल्यू क्या देनी है? a की वैल्यू 0.5671 ये वाली। ठीक है, ये वैल्यू इनिशियली यानी ये इस स्टेप के लिए a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा, ये वाला 0.5632। तो एरर यहां आप लिखेंगे फिर करंट माइनस प्रीवियस, ये करंट वैल्यू है और यानी ये वाली वैल्यू करंट है, ये वाली वैल्यू प्रीवियस है। जी क्या आ रहा है आंसर? सर हम थक गए ऑनलाइन वालों से पूछने क्या आ रहा है आंसर, है ना। बता दें भाई, जल्दी बता दें, ऑनलाइन वाले बता दें। सिक्स एट सेवन सेवन और आगे क्या है, एक्सपोनेंट क्या है? -3 है ना, तो 0.00 हो जाएगा ना, 0.00687। तो 0.006 है, यहाँ पर हमें रुकना कहाँ था, 0001। तो इसका मतलब है यही वैल्यू आपकी सही है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर देन 0.0001 पे, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.0001। इसका मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू में इत्तेफाकन हमारा आंसर 0 हो चुका है, एरर जो है वो कंप्लीटली 0 हो गया। एरर अप्रोक्सीमेट एरर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल एरर ट्रू एरर तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो है वो न्यूमेरिकल मेथड यूज कर रहे हैं। तो बहरहाल आपकी जो वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू यही है, वैल्यू ऑफ रूट इज 0.5671, दैट इज जी कौन सा एरर? नहीं सही है, ये एरर है यहाँ पर, सही है, हो सकता है यहाँ पर एरर कुछ और हो, लेकिन ये एरर जो है वो हमारा क्राइटेरिया तो मीट नहीं कर रहा ना। हमारा क्राइटेरिया था कि यू हैव टू स्टॉप व्हेन एरर इज लेस देन 0.001%। ठीक है, 1.0001 से भी कम हो जाए तो हमें रुकना ना। जी नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, मेंशन ना हो तो आप स्टैंडर्ड ये कि 4 डेसिमल प्लेसेस ले लें। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे कि रूट इज 0.5671, दैट इज करेक्टेड विद क्राइटेरिया। इसका क्राइटेरिया क्या है, परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर ऑफ लेस देन 0.0001। ठीक है, यानी 0.0001% से कम है ये क्राइटेरिया, 0 हो चुका है, डायरेक्ट 0 जो है वो इससे ही कम है, तो ये आपके पास आंसर है। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसी क्वेश्चन को आप ज्यादा किसी और वैल्यू पर भी ट्राई कर लीजिएगा, x0 हमारी अपनी सिलेक्शन थी ना, किसी और वैल्यू पर भी ट्राई करके देख लीजिएगा कि दूसरी वैल्यू से आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक, अच्छा जरा वही वाले क्वेश्चन दोबारा, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम, कि आपको इवेल्युएट करना है रूट ऑफ f of x इक्वल टू x पावर 10 - 1 with x0 इक्वल टू 0.5।
और करेक्ट करना है आप अपने आंसर को अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें तो बताएं एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? सर आपने x की पावर क्या लिखी है? रूट ऑफ x की पावर क्या है? क्वेश्चन एक्स की पावर 10 माइनस 1, ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एक्स पावर 10 माइनस 1, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 10 एक्स पावर 9, बस माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव है। आइटरेटिव स्कीम क्या बनेगी? रिमेंबर दैट राइटिंग ऑफ आइटरेटिव स्कीम इज सो मच इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बाकी तमाम वर्किंग सही भी हो और आइटरेटिव स्कीम आपने नहीं लिखी हुई, मार्क्स 0 होंगे। आइटरेटिव स्कीम लिखना जरूरी है। ठीक, तो आइटरेटिव स्कीम हो जाएगी एक्स आई प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई क्या बन जाएगा? एक्स आई पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर एक्स, 10 इंटू एक्स पावर 9, और x क्या होगा? बेसिकली एक्स आई हो जाएगा ये। ठीक है, सो यूजिंग द ओल्ड वैल्यूज ऑफ x यू कैन इवेल्युएट द न्यू वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग द न्यूटन-राफसन मेथड। स्टार्ट कर दें कैलकुलेशन। किस तरह करेंगे कैलकुलेटर में? 0.5 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, फिर कैलकुलेटर में आप लिखेंगे आंसर माइनस आंसर पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू आंसर पावर 9, और इक्वल इक्वल प्रेस करते चले आएंगे। ठीक है, जब आप इक्वल इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर की वैल्यू आ जाएगी। जरा बताएं क्या पहली वैल्यू क्या आ रही है? सैफ नेक्स्ट टाइम जो है वो आप सोफा की आईडी से लॉगिन हुईगा। अभी मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने एडमिट कर लिया, अदरवाइज मैं एडमिट नहीं करता। ठीक है जी, फिक्स करें, हाँ बिल्कुल करें। 4 डेसिमल प्लेस करेक्ट करना है, 5 पे फिक्स करें आप, फिक्स करना जरूरी है। जी 4 है तो 5 पे फिक्स करेंगे, बिल्कुल। 4 डेसिमल प्लेसेस आपको फिक्स इवेल्युएट करने हैं, 5 पे आप कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे। जी बताएं क्या आंसर आ रहा है? क्या 51? सम इनिशियल वैल्यू आपके पास आ गई। मैं यहाँ एक रॉ वाइज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे 51.65 आगे कुछ है 00। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू बताएं, इक्वल प्रेस करके बता दें। 46.48500। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 83650। नेक्स्ट वैल्यू 285। अच्छा, इसकी ट्रू वैल्यू ऑफ द रूट क्या है? 1 है ना। इसने किया क्या? हमने 0.5 से स्टार्ट किया था जो कि 1 के बड़े करीब था। इसने इतनी दूर उठा के फेंका, हमें 51 पे फेंक दिया उठा के। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू जो है 51 पे जा रही होगी। 0.5 पे स्टार्ट किया, 1 इसका रूट था, लेकिन इसने हमें 51 पे फेंक दिया, इतनी दूर पे भेज दिया। और अब हम करीब होते 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 अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तो जरा नंबर ऑफ आइटरेशन जस्ट कैलकुलेट कर लें और इक्वल 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 प्रेस करते हैं। बताएं जरा कौन सी आइटरेशन पे जाके कुछ करेक्ट हो रहा है? कितनी? नहीं नहीं, चेक करें आगे जाके इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस और स्लो हो जाएगी। अभी तो इतनी है ना 46 से 41, 41 से 37, और स्लो हो जाएगी ये वैल्यू, एक एक करके कम होगी, फिर 0.5 करके कम होगी। कम हो रही है, कम होगी, बढ़ेगी तो नहीं। नंबर ऑफ आइटरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं ना? ठीक है,
दोबारा शुरू कर लिया तो 41 पे क्या आंसर आ रहा है? आंसर क्या है? क्या 1.000040, ठीक है। 41th आइटरेशन पे जाके आंसर आया है न्यूटन राफसन का, जिसके हवाले से कहा जाता है कि दिस इज द फास्टेस्ट मेथड, ठीक है। तो रिमेंबर दैट पॉइंट के ये तो वेरी हो रहा है केस टू केस। एक्सपोनेंट वाला केस था तो वहां पे बहुत जल्दी जो है उसने कन्वर्ट कर लिया था, 6 या 7 आइटरेशन में आ गया था, बाइसेक्शन से काफी देर में आंसर आया था 11 या 13 आइटरेशन में फर्स्ट पोजीशन से, बल्कि फर्स्ट पोजीशन से और जल्दी आया था, फर्स्ट पोजीशन से थर्ड या फोर्थ आइटरेशन में आ गया था। तो न्यूटन राफसन मेथड के लिए ये कहना कि ये फास्टेस्ट मेथड है, ये गलत बात है। इसके लिए न्यूटन राफसन के लिए क्या, किसी भी मेथड के लिए ये कहना कि ये फास्टेस्ट मेथड है, ये गलत चीज है, ठीक है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन जनरल जो आप डिस्कस नहीं कर सकते, आप इस केस के अंदर ये देख सकते हैं कि x पावर 10 - 1 जो है वो इस केस में जो है 41th आइटरेशन पर जाके आंसर आया है। फर्स्ट करें मैं 0.5 के बजाय अगर कोई और वैल्यू से स्टार्ट करता, 0.5 तो 1 के बड़ी करीब थी, किसी और वैल्यू से स्टार्ट करता तो और ज्यादा डिले करता। फर्स्ट करें 2000 से स्टार्ट कर दूं, ओपन ब्रैकेट है ना, 2000 से स्टार्ट कर दूं, तो फिक्स पॉइंट आइटरेशन ने 2000 से स्टार्ट करने पर भी 11वीं या 12वीं आइटरेशन पे रिजल्ट दे दिया था। यहां आप सोचें 51 से 1 तक आने में इसने 41 स्टेप्स लिए, ठीक है। अगर मैं 2000 से स्टार्ट करूंगा तो कितने स्टेप लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ जो चॉइस है ना, सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इनिशियल गेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर बहुत ऐसा होगी चॉइस के टेंजेंट की वैल्यू को करीब करेगा तो ठीक है, टेंजेंट की वैल्यू हो सकता है आपको दूर भेज दे, तो आंसर जो है वो आपका बहुत देर में आएगा, ठीक। तो सो न्यूटन राफसन मेथड क्या, कोई और सा मेथड भी, जुमला क्या है, फास्टेस्ट क्लेम नहीं कर सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की सिर्फ हेडिंग डाल लें, क्योंकि अभी मेरे भी कराने की हिम्मत नहीं है और ना ही आपके पढ़ने की हिम्मत होगी। नेक्स्ट मेथड इज सीकेंट मेथड, दैट इज द थर्ड ओपन ब्रैकेट मेथड, सीकेंट मेथड, ठीक है। सीकेंट मेथड के लिए ये बात ध्यान में रखिएगा, न्यूटन राफसन के 2 पिटफॉल मैंने लिखवाए थे, जी मल्टीपल रूट इग्नोरेंस, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगी बाय मॉडिफाइड न्यूटन राफसन मेथड, मॉडिफाइड न्यूटन राफसन मेथड। जो सेकंड पिटफॉल है इसे काउंटर किया है मॉडिफाइड न्यूटन राफसन मेथड ने, जबकि जो पहला पिटफॉल है, ये पहला पिटफॉल काउंटर किया है सीकेंट मेथड ने, ठीक है। तो सीकेंट मेथड के हवाले से लिख लें, it encounters the potential problem of Newton-Raphson method. It encounters the potential problem of Newton-Raphson method by substituting the value of first order derivative, by substituting the value of first order derivative by backward finite divided difference formula, backward finite divided difference formula, ठीक है। इस फॉर्मूले का नाम है बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ये नाम खाली इसका अजीब सा है, लेकिन आप लोग जब इसको फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला वगैरह देख रहे होंगे तो आप खुद कहेंगे सर ये तो बड़ी आसान वाली चीज है। उस आसान के अंदर भी अगर मिस्टेक करते हैं ना स्टूडेंट तो फिर गुस्सा आता है। डिफरेंस है असल में ना, डिफरेंस इवैल्यूएट करना। डिफरेंस क्या होता है, a माइनस बी, और डिवाइड डिफरेंस का मतलब है a माइनस बी डिवाइड बाय सम अदर वैल्यू, कोई ना कोई एक वैल्यू से डिवाइड करना है खाली आपको। तो इतना आसान काम होता है, उसके अंदर भी मिस्टेक हो रही होती है। बहरहाल पीछे जाऊं मैं, yes.
ये ओके। सो बहरहाल क्लास यहीं तक एंड करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं ताकि फिर अटेंडेंस जो है वो ली जा सके। सर ये जो जैकबोर्ड आपने बनाया है ये